हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल अवेयरनेस में। आज हम डिस्कशन करेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में आ रही दूरियों के कारण और उसकी असली वजहों के बारे में। इस वीडियो में मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष एवं विपक्ष में नहीं बोलूँगा, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को जियोपॉलिटिक्स के बारे में जागरूक करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको नेपाल पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज पेपर का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, केपी ओली की स्टेटमेंट है कि किसी भारतीय लीडर को योगी आदित्यनाथ से बोलना चाहिए कि नेपाल को धमकी देना उचित नहीं है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। नेपाल और उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी ज़मीनी सीमा है और नेपाल और भारत के बीच में जो भी ज़मीनी विवाद हैं उनमें से यह एक विवाद है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सुस्ता क्षेत्र की, सुस्ता टेरिटरी, जैसे कि आप इसमें जैसे मैप में देख सकते हैं। यह टोटल 140 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है जिसको नेपाल अपने होने का दावा करता है। सुस्ता क्षेत्र अभी भी भारत के कंट्रोल में है, भारत के अंडर में है, परंतु ये विवाद शुरू क्यों हुआ है इस बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि नेपाल और भारत दो देश हैं, परंतु इनकी आत्मा एक है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रिश्ते नाते बहुत गहरे हैं, दोनों को मिलकर रहना चाहिए। परंतु फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट जोड़ दी कि नेपाल को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कई सालों पहले तिब्बत ने दोहराई थी। 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। 1950 में चाइना ने आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर लिया था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये 1950 से पहले का मैप है, ये वाला। इसमें जो कम्युनिज्म पार्टी है चाइना की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो ये रेड कलर में दिख रहा है और तिब्बत को यहाँ वाइट कलर में दिखाया गया है। लगभग आधा चाइना है और यहाँ पे आप ईस्ट तुर्कमेनिस्तान देखेंगे और मंगोलिया का भी कुछ पार्ट है जो यहाँ पे चाइना ने बाद में नीचे वाले मैप में आप देखेंगे कि साउथ मंगोलिया जो है ये ऑक्यूपाई किया है चाइना द्वारा। और इस तरीके से इसने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत और नीचे हांगकांग का एरिया, मंगोलिया का एरिया, ये सारा अपना बना के अपनी विस्तारवादी नीति को बेरहमी से लोगों को पे अत्याचार करके अपने अंडर में लिया था। जिस तरीके से इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो 1958 का है जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके उसे अपने अंडर कर लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बेरहमी से लोगों को जो है सताया जा रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को आगाह किया। तो अगर हम और बात करें इस बारे में, तो उस समय तिब्बत के जो महान नेता थे दलाई लामा के साथ वो भागकर भारत आ गए अपनी जान बचाकर। तब से लेकर अब तक तिब्बत के जो निर्वाहन की सरकार है वो भारत में है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने नेपाल को कोई धमकी नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ सरल शब्दों में ये कहा कि नेपाल को वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए जो कई साल पहले तिब्बत ने दोहराई थी और उन पे चाइना पे नेपाल को विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके जवाब में नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ का कमेंट अनुचित है और अवैध है। किसी भारतीय नेता को योगी आदित्यनाथ को यह समझाना चाहिए कि उन मुद्दों पर कमेंट ना करें जो उनकी समझ में नहीं आते हैं। और केपी ओली ने कहा, अगर इस तरह की कोई भी धमकाने वाली टिप्पणी होती है, अगर नेपाल के खिलाफ इस टाइप की कोई भी टिप्पणी होगी तो नेपाल उसकी निंदा करेगा और उसका जवाब देगा। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टेटमेंट नेपाल की तरफ से ऐसे टाइम पर आई है जब नेपाल के एक हाउस ने उनके नए मैप को अप्रूव कर दिया है। जैसा हाल ही में न्यूज में आया था कि नेपाल ने अपना एक अलग मैप बनाया है जिसमें काला पानी और लिम्पियाधुरा को उसने अपने अंडर में दिखाया गया है। तो अभी उनके एक हाउस ने उसे जो है अप्रूव कर दिया है। तो इसी बीच कुछ न्यूज आ रही है कि नेपाल की कुछ पॉलिटिक्स राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर रही थी कि नेपाल को न्यू मैप ऐसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बाद में जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास बहुमत था, तो नेपाली संसद से इसे स्वीकार करा लिया गया और इस मैप में नेपाल भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपना होने का दावा करता है। इस घटना के चलते भारत और नेपाल के रिश्ते ऑफिशियली एंड डिप्लोमेटिकली काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं और अब ये साफ हो गया है कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में चाइना का हाथ काफ़ी हद तक बढ़ गया है। एशिया में गिने चुने देश हैं जिन्होंने ये कहा है कि हांगकांग चाइना को बिलोंग करता है और हांगकांग में जो हो रहा है वो चाइना का इंटरनल मैटर है।
इसमें एक देश तो पाकिस्तान है जो चाइना का काफ़ी करीबी देश है, क्योंकि पाकिस्तान का तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर चाइना का काफ़ी पैसा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस मैप में चाइना ने यहाँ पे CPEC बना रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 15 साल लगने वाले हैं इसे बनाने में, और ये चाइना इसे अपने ट्रेड के लिए उपयोग में लाएगा। और चाइना से पाकिस्तान इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जारी है। तो पाकिस्तान का इस बारे में बोलना, हांगकांग के बारे में बोलना एक हद तक समझ में आता है, परंतु नेपाल ने ये खुल के ये कहा कि हांगकांग बिलोंग टू चाइना और चाइना को ये चाइना का अंदरूनी मामला है। हांगकांग में जो भी इस समय हो रहा है उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। तो इससे समझ में आता है कि नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है वह प्रो चाइना है। उनके जो PM एंटी इंडियन स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, और कोरोना वायरस के जो केस हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि इसमें जो 85% केस नेपाल में आए हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। तो भारत के जो रिवर हैं, जो अपनी बाउंड्री है, चाहे हम काला पानी की बात करें या फिर अभी सुस्ता क्षेत्र की बात की थी हमने, तो इसमें नेपाल ये बोलता है कि भारत जो है, जो रिवर है, इनको आर्टिफिशियली इनका रुख मोड़कर अपनी बाउंड्री को बढ़ा रहा है, अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है। तो ये KP ओली का कहना है, और ये इस रिवर द्वारा बनाई गई जो बाउंड्री है इसको मानने से नकार रहे हैं, चाहे वो सुस्ता क्षेत्र की बात हो या चाहे काला पानी क्षेत्र की बात हो। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अभी काला पानी लिम्पियादुरा में अपना अलग से मैप पब्लिश कर दिया है, और शायद दोनों सदनों में पास हो गया है अभी मैप। अब हम अगर बात करें भारत और नेपाल के बीच इस मतभेद, ये जो मुद्दा उठा है, इसकी असली वजह कौन है और क्या है, तो इस बारे में अगर हम आगे बात करें तो जो असल में असली वजह है वह है चाइना की अर्थव्यवस्था, जो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। मजबूत विदेश नीति के पीछे मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। अगर चाइना अभी कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे उसकी अर्थव्यवस्था है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भारत की GDP है वो 1990 तक उसकी जो ग्रोथ है वो 0 रही है। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत बढ़ना स्टार्ट किया, अभी 2015 तक का ये ग्राफ है। अगर हम इसी में बात करें, कंपेयर करें चाइना की GDP को इंडिया की GDP के साथ, तो आप देख सकते हैं ये नीले कलर में चाइना की GDP किस तरीके से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आज़ादी के बाद ही 1960 से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते जब तक इंडिया 1990 तक शुरू करता है तब तक ये काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं हमसे। तो इस तरीके से हम देखें तो अभी की जो हालात हैं, नेपाल में 90% जो FDI है वो चाइना का है। चाइना यहाँ पे अपना बढ़ चढ़ के निवेश कर रहा है। तो यही दरअसल जो कारण है वो यही है, जियोपॉलिटिक्स में जो निवेश करेगा, जिसके पास पैसा होगा, उसी के पक्ष में जाएंगे देश, चाहे कोई किसी का कितना ही करीबी हो। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, अभी तो सिर्फ नेपाल ही इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि भारत का जो बाउंड्री का जो इश्यू है वो बना रहा है, वो दबाव डालने के लिए। बट अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी चाइना का 35% FDI जाता है। तो चाइना नेपाल के साथ साथ श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। 35% इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इसी के साथ हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। बांग्लादेश में अगर कोई सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें चाइना है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो ये हमारी सुनेंगे या चीन की, ये एक सोचने वाली बात है। और ये कोई आज की गलती नहीं है, ये बहुत पुराने पाप हैं हमारे। आज़ाद होने के बाद पहले 30 साल हमारी पर कैपिटा जो GDP है उसमें 0% की बढ़ोतरी हुई थी। 1991 के बाद से हमने ग्रोथ करना शुरू किया था, और चीन तब तक हमसे बहुत आगे निकल चुका था। अब अगर हम इसमें और डिबेट करें तो इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। चाहे कांग्रेस हो या BJP, इस समय कोई भी सत्ता में होती या है, हम अपने पड़ोसियों पर चीन से ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बस एक ही काम कर सकते हैं कि जो चीन के दुश्मन हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा करीब होकर कुछ चीन विरोधी नीति पर काम करके कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी जो एंटी चाइना जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया
तो इन देशों के साथ मिलके हमें अगर हम काम करते हैं तो हमें कुछ हासिल हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये काम मोदी जी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी जियो पॉलिटिक्स के बर्निंग टॉपिक्स की कड़ी में हम अगली बार कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।